गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 8th स्टैंडर्ड हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में मैं आप लोगों को बता रही थी कारक और उनकी विभक्तियाँ। 6 नंबर पे है कारक और उनकी विभक्तियाँ। तो इसमें कर्ता कारक हो चुका था और कर्म कारक। तो आज हम पढ़ेंगे कर्म कारक के बारे में। कर्म कारक मैंने उस दिन आपको फार्मूला बताई थी कि कारक को कैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा कारक वाक्य में कौन सा कारक लगा है। तो पहले मैं क्या आप लोगों को बताई थी, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो इसका मैं ट्रिक आप लोगों को बताई थी कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान के से अलगाव, संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन है। अरे ठीक। तो मैंने कर्म कारक में क्या मतलब, आज कर्म कारक पढ़ना है। तो कर्म में क्या आएगा, कर्ता ने कर्म को। तो जिस वाक्य में वाक्य के साथ कर्म को प्रत्यय लगा रहता है वहाँ कर्म कारक होता है। जैसे देखिए नीचे वाक्य में पढ़िए, लेखिका ने गौरा को देखा। किसको देखा? गौरा को। देखो वह है ना इसमें, गौरा को। ऐसे ही दूसरा है, माली ने फूल तोड़े। यानी किसको तोड़े? फूल को तोड़े। तो फूल कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। गौरा को में कर्म कारक लगा है। ऐसे आप और भी एग्जाम्पल बना सकते हो। जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी। राम ने श्याम को पुस्तक दी। किसको पुस्तक दी? श्याम को। तो को आ रहा है उस वाक्य में ना, तो को जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? कर्म कारक। समझ में आया? ऐसे ही और है, जैसे माता ने बच्चे को दूध पिलाई। माता ने या माँ ने बच्चे को दूध पिलाई। तो किसको दूध पिलाई? को आ रहा है, तो बच्चे को। तो बच्चे को जो है कर्म कारक हो जाएगा। ठीक। ऐसे ही सेंटेंस आप लोगों को बनाना है। दिया है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया होने का असर होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ये आप लोग इसका जो अर्थ है, ये परिभाषा आप लोग लिख लो कि जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया होने का असर होता है। जैसे मैं बताई ना कि माँ ने बच्चे को दूध पिलाई, तो दूध का असर किस पर हो रहा है? बच्चे पर। वो संज्ञा है या सर्वनाम? बच्चे जो क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा पर असर पड़ रहा है ना, को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? को है, परंतु हमेशा इसका प्रयोग नहीं होता है। ये लुप्त रहता है, कभी कभी लुप्त रहता है। जैसे माली ने फूल तोड़ा, तो किसको तोड़ा? को का कहीं आ रहा है इसमें? ये नहीं, माली ने फूल को तोड़ा। ये मतलब को यहाँ पर लुप्त हुआ है इस वाक्य में। तो भी ये फूल क्या हो जाएगा? कर्म कारक कहलाएगा। ठीक। अब देखेंगे तीसरे नंबर पर करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, हमेशा से का प्रयोग होगा। जिस वाक्य में से प्रत्यय लगा रहता है उसे करण कारक कहते हैं। से में दो है, एक आपादान के मतलब आपादान में भी होता है से, और करण में भी होता है से। तो करण से क्या होता है? वह द्वारा, करण से द्वारा, उसके द्वारा किया गया कार्य। और आपादान में क्या होता है? अलगाव होता है। जैसे करण में मैं बता रही हूँ, राम साइकिल से घर गया। तो किसके द्वारा गया? साइकिल के द्वारा राम घर गया। तो वो जो साइकिल के द्वारा गया ना, तो साइकिल से घर गया। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? करण कारक। ऐसे ही आप लोग नीचे देखिए वाक्य है, पढ़िए। किसान हल से खेत जोतता है। देखो इसमें दिया है
किसान हल से, किससे खेत जोतता है? हल से। मतलब जिसके द्वारा कार्य संपन्न होता है, जिससे कार्य किया जाता है, वहाँ करण कारक लगा रहता है, से आता है। इसकी विभक्ति क्या है? से है। हल हो जाएगा करण कारक और विभक्ति कौन सी होगी? से विभक्ति हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हमने नाव द्वारा नदी पार की। किससे नदी को पार किया? किसके द्वारा? नाव के द्वारा। मैं बताई ना कि जिसके द्वारा कार्य होता है वह करण कारक कहलाता है और जिसमें से लगा होता है। तो यहाँ देखो से नहीं है, से लुप्त हो गया, लेकिन नाव के द्वारा ही कार्य हो रहा है ना, वो नदी को पार कर रहा है। तो नाव यहाँ पर जो है आपका द्वारा जो है एक करण कारक में आएगा। हमेशा ये ट्रिक याद रखना कि करण कारक में से के द्वारा होता है कार्य, से के द्वारा। जहाँ से लगा रहेगा, द्वारा लगा रहेगा, तो समझ जाना कि वहाँ पर क्या है? करण कारक है। ठीक। पहले वाक्य में खेत जोतने की क्रिया हल से हुई, दूसरे वाक्य में नदी पार करने का जो क्रिया है नाव द्वारा हुई। हल और नाव क्रियाओं के साथ साधन है, क्रियाओं के साधन है ना, कार्य करने के साधन है। जो क्रिया हो रही है नाव और हल, लेकिन हल और नाव जो है उसमें से करण कारक आएगा। ओके, समझ में आ रहा है? एक बार एक दो और एग्जाम्पल दे दूँ। जैसे लकड़हारा कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है। तो किससे लकड़ी काटता है? कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी से में क्या हो जाएगा? करण कारक। ठीक। राधा पेन से लिखती है। राधा किससे लिखती है? पेन से लिखती है। तो किसके द्वारा कर रही है? लिखने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है? पेन के द्वारा। तो वहाँ पर पेन से जो है आपका करण कारक हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अब चलिए आप 4th नंबर पे देखिए, इसका भी आप लिख लो। अर्थ, क्रिया के साधन के रूप में आने वाले संज्ञा का या सर्वनाम को करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति से या द्वारा है। मैं बताई ना आप लोगों को, से या द्वारा जिस वाक्य में रहेगा वह करण कारक कहलाएगा। ओके। अब 4th नंबर पर है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? अब कर्ता ने, फर्स्ट पर कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान कारक में हमेशा के लिए लगा रहता है। जिसके लिए कार्य किया जाता है, जिसके लिए कार्य किया जाता है उसमें जो है वह उस वाक्य में संप्रदान कारक होता है। जैसे माँ या सीता ने माँ के लिए खाना बनाया। किसके लिए? माँ के लिए खाना बनाई। राधा श्याम के लिए मिठाई लाई। के लिए आ रहा है ना, तो आप लोग समझ जाना कि संप्रदान कारक में हमेशा जो है के लिए कार्य होता है। जिसके लिए कार्य किया जाता है उसमें संप्रदान कारक होता है। निम्नलिखित वाक्य अब पढ़िए आप लोग। माँ बच्चों के लिए फल लाई। देखो यहाँ दिया ना, के लिए। किसके लिए फल लाई? बच्चों के लिए फल लाई। तो लिए जो है आपका संप्रदान कारक कहलाएगा। ओके। दूसरा देखिए, शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है। शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है। तो इसमें जो है किसके लिए शिक्षक पढ़ाने का कार्य कर रहा है? विद्यार्थियों के लिए। इसमें देखो लिए जो है लोप हुआ है, लिए का उसमें है नहीं, लेकिन ये शिक्षक किसके लिए पढ़ाने का कार्य कर रहा है? विद्यार्थियों के लिए। तो यहाँ पर भी संप्रदान कारक हो जाएगा। पहले वाक्य में फल लाने की क्रिया बच्चों के लिए हुई है, विद्यार्थियों को पढ़ाने की क्रिया हुई है। तो ये दोनों जो है आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। इसकी जो है आप परिभाषा लिख लीजिए। जिस वाक्य या सर्वनाम के लिए क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए या को है। ओके। अब 5th नंबर पर आप देखिए आपादान कारक। आपादान कारक
यहाँ जो अपादान है आपका एक करण कारक में बताई जिसके द्वारा किया जाता है कार्य, वहाँ पर करण कारक। अब यहाँ भी से क्रिया, देखो इसकी भी विभक्ति से होगी। जैसे अपादान कारक में से के अलगाव, से के क्या होता है, अलगाव होता है, उसके द्वारा अलगाव होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। देखो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, टूट करके क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो वहाँ से जो है अपादान कारक कहलाएगा। रमेश कल गांव से आया, गांव से अलग हो गया ना, दूर गया, वह गांव से आया, तो यहाँ भी अपादान कारक हो जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो जैसे छत से ईंट गिरी, छत से ईंट गिरी, तो ईंट जो छत से अलग हो रही है ना, तो आपका अपादान कारक हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि अपादान का प्रयोग अलगाव के लिए करते हैं और करण कारक का प्रयोग जो है हमेशा उसके लिए, मतलब उसके साथ किया जाता है जिसके द्वारा किया जाता है। ठीक, जैसे जुदाई या अलगाव का बोध करने वाले संज्ञा का सर्वनाम को अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक की विभक्ति से है, करण कारक की विभक्ति चिन्ह भी से है, परंतु वह साधन का अर्थ नहीं है। ठीक, अब देखेंगे 6 पर संबंध कारक। संबंध कारक जो है, निम्नलिखित वाक्य पढ़ो। संबंध का की के संबंधों को जो दर्शाता है, जिस वाक्य में का की का बोध होता है वह संबंध कारक कहलाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है, पृथ्वी किसकी उपग्रह है, सूर्य का। ठीक, यह मेरी पुस्तक है, तो संबंध हो रहा है, ये पुस्तक किसकी है, इसमें देखो का की के नहीं आया है, लोप हुआ है, लेकिन ये किसकी पुस्तक है, मेरी पुस्तक है। आप क्वेश्चन करके भी आप संबंध कारक का मतलब बोध कर सकते हो कि कौन सा वाक्य संबंध कारक है, कौन सा कारक जो है अधिकरण है। ऐसे आप क्वेश्चन अपने आप से ही करो। यह मेरी पुस्तक है, तो यह पुस्तक किसकी है, किसकी आ रहा है ना, तो यह मेरी पुस्तक है। पहले वाक्य में पृथ्वी का सूर्य से संबंध दिखाया गया है, इसके लिए जो है विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दूसरे वाक्य में मैं सर्वनाम से पुस्तक का संबंध दर्शाया गया है, इसके लिए मैं सर्वनाम के संबंधवाचक रूप में मेरी का प्रयोग किया गया है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार दो वस्तुओं में संबंध दिखाने वाले कारक को संबंध कारक कहते हैं। दो वस्तुओं के संबंध को दिखाने वाले कारक को संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की विभक्तियाँ संज्ञा में का की के और सर्वनाम में रा री रे का प्रयोग। हमेशा ध्यान देना, कर्ता संज्ञा के साथ का की लगेगा और सर्वनाम के साथ रा री रे का प्रयोग होगा। अब आप 7वां देखिए, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, निम्नलिखित वाक्य पढ़ो। अधिकरण कारक क्या होता है, अधिकरण में हमेशा विभक्ति कौन सी लगती है, चिन्ह कौन सा लगता है, में पर पै। जैसे वाक्य देखिए, गिलास में पानी है, गिलास में पानी है, तो में विभक्ति आ रही है तो वो अधिकरण कारक कहलाएगा। मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक किस पर रखी हुई है, पर का जहाँ मतलब जिस वाक्य में पर पै पे का बोध होता है वह जो है अधिकरण कारक कहलाता है। तो पुस्तक मेज पर रखी हुई है, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक कहलाएगा। पुस्तक कहाँ रखी है, मेज पर, और पानी कहाँ है, गिलास में है, तो ये दोनों क्या है, अधिकरण कारक है। ऐसे आप और भी बना सकते हो कि जैसे आप अपने से वाक्य बना सकते हो कि मेज प्लेट, हाँ, प्याला प्लेट में रखा है, प्याला किस में रखा है, प्लेट में, तो ये भी आपका अधिकरण कारक कहलाएगा। अब चलते हैं लास्ट जो बचा है,
अभी इसकी वो लिख लो परिभाषा। क्रिया का आधार दिखाने वाले कारक को अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्तियाँ में और पर है, इसकी विभक्ति में पर होता है। अब 8वां देखिए, लास्ट है संबोधन कारक। संबोधन में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जिस वाक्य में, आप लोगों को मैं ट्रिक बता रही हूँ कि जिस वाक्य में विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगा है, आप पूछे कि ये कौन सा कारक है, तो एकदम फटाक से ध्यान देना कि यह संबोधन कारक है। जैसे संबोधन की विभक्ति होती है हे अरे, जैसे हे राम, तो देखो इसमें विस्मयादिबोधक का चिन्ह है ना, तो ये जो है संबोधन कारक कहलाएगा। जैसे यहाँ भी दिया है, पापा इसे काठमांडू क्यों कहते हैं। ऐ लड़के तू इधर क्या कर रहा है, देखो विराम लगा हुआ है ना, ऐ लड़के विराम चिन्ह लगा है, तू इधर क्या कर रहा है, तो ये संबोधन है, हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने आप लोगों को ये 8 जो है कारक कंप्लीट करा दी। अब आप लोगों को मैं होमवर्क दे रही हूँ, होमवर्क कंप्लीट करके मेरे इस मोबाइल यानी व्हाट्सएप पे सेंड करना। ओके, आप लोग सेंड नहीं करते हो ना, तो होमवर्क कंप्लीट करते हो, तो मुझे इससे कुछ ये नहीं मालूम चलेगा कितना आप लोग जान रहे हो, क्या आपको समझ में आया क्या नहीं आया। इसके लिए आप लोग जो है ना, हमें होमवर्क करके कंप्लीट करके आप भेजा करो, ठीक। जो डाउट रहेगा उसी में क्लियर होगा, ऐसे मैं नहीं जान पाऊँगी कि आप लोग क्या मतलब क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया। ओके, तो अब आप लोग होमवर्क लिखो। फर्स्ट पर है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के कारक बताइए। किसान ने हीरे को हल की मूठ पर लगा दिया, ठीक। एक कारक आपको इसमें ढूंढना है कि यह कौन सा कारक है, आप लोगों को आगे लिखना है। दूसरा है, जौहरी ने हीरे को चांदी की डिब्बी में रखा। तीसरा है, मैं अपने घर से बाहर निकला। चौथा है, दीदी उपहार के लिए एक पुष्प गुच्छ लाई। वैद्य जी यह आपकी भेंट है। 5वां हो गया ना, 5 क्वेश्चन। अब इसमें से लिख लो, कोष्टक में से उचित विभक्ति चुनकर निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में लिखिए। मंत्री जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए, देखो इसमें ने दिया है ना। अब वैसे ही आप लोगों को विभक्ति पहचान करके आपको चिन्ह लगाना है। फर्स्ट पर लिखो, प्रदूषण ने मेरे रंगों डैश डैश बेरंग कर दिया। कोष्टक में आप लोग लिख लो ने कॉमा से कॉमा को, कोष्टक बंद। इसी में से चुन करके आप लोगों को ये जो है फिलअप्स है इसको भरना है। ओके, प्रयत्न। तीसरा देखिए, दूसरा नंबर पर, प्रयत्न डैश डैश कठिन काम भी संभव हो जाता है। कोष्टक में आप लोग लिखो से कॉमा को कॉमा में, कोष्टक बंद। इससे चुन करके आपको वाक्य में खाली स्थान में आपको भरना है, ठीक। आपका ये होमवर्क मैं दी हूँ 5 2 7 ये होमवर्क है, आप लोगों को वाक्य है, इसको कंप्लीट करके सेंड करना। ओके, थैंक्स।